नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉ फोर्जिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें, फोर्जिंग एक ओल्डेस्ट मेटल वर्किंग प्रोसेस होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। मेटल बिलेट को यूज कर सकते हैं, स्टोक को यूज कर सकते हैं और उसको हम डाई कैविटीज़ में रखते हैं और डाई कैविटीज़ में रखने के बाद प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं ताकि जो इम्प्रेशन हमने डाई कैविटीज़ में बनाया है वो हमारा मटेरियल उस आकार का बन जाए। तो बात करते हैं कैसे प्रेस फोर्जिंग ड्रॉ फोर्जिंग से अलग होती है। प्रेस फोर्जिंग में जो ऑपरेशन होता है, हम सिर्फ एक ही स्ट्रोक, जो वर्किंग स्ट्रोक होता है, एक वर्किंग स्ट्रोक में हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और हमें जो डिज़ायर्ड शेप चाहिए मटेरियल की वो मिल जाती है। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में ऐसा नहीं होता, हमें नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज हमें करने पड़ते हैं हैमर की मदद से वर्क पीस के ऊपर, तब जाके हमें जो फिनिश्ड फोर्जिंग है वो मिलती है। अगर हम बात करें प्रेशर को कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रेस फोर्जिंग के केस में हम जो फोर्जिंग प्रेस यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल प्रेस हो सकती है और हाइड्रोलिक प्रेस हो सकती है। मैकेनिकल प्रेस को लाइट वर्क में यूज़ करते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस को हैवी वर्क में यूज किया जाता है। मैकेनिकल प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस के मुकाबले फास्ट होती है। मैकेनिकल प्रेस के द्वारा स्क्वीजिंग फोर्स कम अप्लाई किया जाता है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा स्क्वीजिंग फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ड्रॉ फोर्जिंग के केस में, ड्रॉ फोर्जिंग के केस में जो कंप्रेसिव फोर्स या जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके लिए हम हैमर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हैमर हम यूज़ करते हैं ड्रॉ फोर्जिंग के केस में, वो हमारे 3 प्रकार के हैमर इसमें हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बोर्ड या फिर ग्रेविटी हैमर, दूसरा होता है एयर लिफ्ट हैमर और तीसरा होता है पावर ड्रॉप हैमर। तो आवश्यकता अनुसार इनको यूज किया जा सकता है। उसके बाद प्रेशर को कैसे अप्लाई किया जाता है। प्रेस फोर्जिंग के केस में जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे वर्क पीस के ऊपर ग्रेजुअली अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो लोअर जो डाई होती है दोनों फोर्जिंग के केस में वो स्टेशनरी या फिक्स रहती है एनविल के ऊपर, और जो अपर डाई जो रैम के साथ कनेक्टेड होती है वो मूव करती है। तो प्रेस फोर्जिंग में ग्रेजुअली प्रेशर को अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे, और जब वर्किंग स्ट्रोक का एंड आता है तब मैक्सिमम प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में हम इम्पैक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लो किए जाते हैं हैमर के द्वारा, नंबर ऑफ ब्लो किए जाते हैं, तब जाके हमें डिज़ायर्ड शेप मिलती है। अगर मेटल स्क्वीजिंग की बात करते हैं तो मेटल स्क्वीजिंग जैसे हमने बात की कि इसमें प्रेस फोर्जिंग में धीरे धीरे प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, तो यही कारण है कि जो मेटल की जो स्क्वीजिंग होगी वो भी इसमें स्लोली होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप जो मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होगा थ्रू आउट द लेंथ वो यूनिफॉर्मली होगा। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में जो मटेरियल है यूनिफॉर्मली डिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द लेंथ, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अगर फोर्जिंग सरफेस की बात करें, प्रेस फोर्जिंग के केस में जो सरफेस हमें मिलता है वो स्मूथ सरफेस मिलता है, लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में स्मूथ सरफेस हमें नहीं मिलता। अगर टॉलरेंस की बात करें, प्रेस फोर्जिंग के केस में क्लोज टॉलरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे हमें जो टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो तकरीबन 0.01 इंच से 0.02 इंच के बीच का रहता है। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में क्लोज टॉलरेंस नहीं प्रोवाइड किए जाते, जिसके कारण हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है फ्लैश की फॉर्म में। उसके बाद अगर अलाइनमेंट ऑफ डाइज की बात करते हैं, प्रेस फोर्जिंग के केस में जो अलाइनमेंट होती है डाइज की, क्योंकि लोअर डाई और अपर डाई आपस में अलाइनमेंट में आती हैं जब हम ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं, तो उस दौरान उनको हम अच्छी तरह से आसानी से इस अलाइनमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में हमें अलाइनमेंट ऑफ डाई है वो अच्छी प्रकार से नहीं मिलती। ड्राफ्ट एंगल की अगर बात करें, प्रेस फोर्जिंग के केस में ड्राफ्ट एंगल कम रखा जाता है, लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग में जो ड्राफ्ट एंगल होता है वो प्रेस फोर्जिंग के मुकाबले ज़्यादा होता है। अगर ड्राफ्ट एंगल कम रखते हैं तभी जाके हम इस केस में प्रेस फोर्जिंग में कॉम्प्लिकेटेड शेप को बना सकते हैं और बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग में हमें बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं मिलती। अगर हम वर्क पीस डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रेस फोर्जिंग के केस में वर्क पीस का जो डिफॉर्मेशन है वो कंप्लीट डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें हम जो प्रेशर को अप्लाई करते हैं वो हम कॉन्टिन्यूस अप्लाई करते हैं, ग्रेजुअली उसको अप्लाई किया जाता है
और स्लोली इसमें देखें कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं और एट द एंड ऑफ वर्किंग स्ट्रोक हमारा मैक्सिमम जो प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रेस फोर्जिंग होती है इसमें कंप्लीट डिफॉर्मेशन वर्कपीस का होता है, लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्रॉ फोर्जिंग में जो सरफेस हैमर और एनविल के कांटेक्ट में होता है सिर्फ वहीं पर ही डिफॉर्मेशन होता है, वर्कपीस के इंटीरियर सरफेस पर डिफॉर्मेशन नहीं होता। उसके बाद अगर हम कंप्रेशन रेट की बात करते हैं, प्रेस फोर्जिंग के केस में मेटल बिलेट या जो स्टोक या जो वर्कपीस होता है उसमें जो लगने वाला कंप्रेसिव जो रेट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल बिलेट या स्टोक का जो इंटरनल स्ट्रेन है उसको भी रिक्वायरमेंट के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग में ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि हैमर के द्वारा इम्पैक्ट प्रेशर अप्लाई किया जाता है मेटल बिलेट या फिर स्टोक के ऊपर जब हम ब्लो करते हैं। अगर हम इम्प्रेशन की बात करते हैं, जब वर्कपीस पे हमारा जो वर्किंग स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है और डाई कैविटी के जो इम्प्रेशन कैसे बनते हैं, प्रेस फोर्जिंग के केस में बिल्कुल क्लियर इम्प्रेशन बनते हैं, लेकिन ड्रॉ फोर्जिंग के केस में क्लियर इम्प्रेशन हमारा नहीं बनता। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन की बात करें, प्रेस फोर्जिंग के केस में जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, मोर इकोनॉमिकल है, क्योंकि जो प्रेस फोर्जिंग होती है ये मास प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होती है। ड्रॉ फोर्जिंग के केस में हमारी मास प्रोडक्शन नहीं होती, मास प्रोडक्शन जो ज़्यादा होती है वो प्रेस फोर्जिंग के केस में होती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया प्रेस फोर्जिंग और ड्रॉ फोर्जिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।